दोस्तों आज का ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है इसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बेट लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये फंड है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस फंड के ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो, जॉइन इंडिया जर्नी टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये फंड का थीम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फंड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब एजेंडा इस फंड का क्या है कि इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉज ऑफ द ग्रोथ, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, डिमांड, डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और एक्सेस के बारे में और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में डिस्कशन होने वाला है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल्स प्रोसेस किए जाते हैं फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन, मशीनरी और टूल्स लगते हैं। फिनिश्ड गुड्स सेल करते हैं हम हायर कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ करके पॉलिश प्रोडक्ट्स बनाकर, और जब ये चीज़ मास प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप इसको स्केल कर पाती हो, तब आपको जो है एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल बिजनेस की ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलती है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक 11 सेक्टर्स के अंदर देखी जा सकती है, जिसमें 66 इंडस्ट्रीज मौजूद है। निफ्टी के अंदर बात करें, अगर हम बॉम्बे या फिर एनएससी या इंडिया के सेक्टर के ऊपर बात करें तो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबिलरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इस तरह के काफ़ी सारे 11 सेक्टर्स कुल मिलाकर है जिसमें आपका पैसा निवेश होने वाला है। अब बात करते हैं कि जर्नी क्या रही है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपने देखा है कि एक वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन देखने को मिला है, जहाँ पे वो 1965 से 1980 तक ग्रोथ देखने को मिली हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला 1991 में, जब लिबरलाइजेशन आया गया, एंट्री हुई काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स की और गवर्नमेंट ने बूस्ट किया सर्विस सेक्टर और एमएसएमई को। 2020 के बाद आप देख सकते हो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज भी आई है, और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप कल्चर, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ऐसे जो नॉर्म्स है उसके वजह से काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिला है। और एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस है, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। एफडीआई ने भी पैसा लगाना शुरू किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से ग्रो हुआ है 2015, 2018 और 2022 के दौरान। 2015 के टाइम 21% था, फिर 2022 में आप देख सकते हो 28% के करीब है, 2018 में भी 22% के करीब ही था। तो अब जो 3-4 साल में ग्रोथ देखने को मिली है वो करीबन 6 से 7% की है। वही बाकी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर भी थोड़ा ग्रो होते हुए दिखा है 4% से, और सर्विस सेक्टर जो है वो डाउनग्रेड होते हुए दिखा है, क्योंकि यहाँ पे आज डिमांड मैन्युफैक्चरिंग को देखने को मिल रही है हमको इंडिया के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द लार्जेस्ट गेनर ऑफ एफडीआई फ्लो, मतलब फॉरेन का पैसा भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लग रहा है। यहाँ पे आप यूएसडी बिलियन डॉलर्स में नंबर्स देख सकते हो। करीबन 2020 में $12 बिलियन यूएसडी लगे थे, फिर 2021 में $10 बिलियन, फिर 2022 में $19 बिलियन और 2023 में अभी तक $12 बिलियन लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत के अंदर। वाई हैज़ दिस हैपेंड? गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है, लाइक मेक इन इंडिया थीम हो गया, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे, 11 नए कॉरिडोर्स आ रहे हैं जिससे लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी इंप्रूव होने वाली है। इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी हाई स्केलेबिलिटी ला रहा है, जहाँ पे यहाँ पे इंडिया के अंदर आईटी हब्स बन चुके हैं। पीएम गति शक्ति के वजह से मोनेटाइजेशन ऑफ प्लान्स, फाइनेंशियल सर्कुलर मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं स्टार्टअप्स को भी, जहाँ पे इन्हें ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। पीएलआई स्कीम्स देख सकते हो, 14 सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से एनकरेजमेंट मिल रहा है इंपोर्ट कम करने के लिए, और उसके बदले में हम खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं कि मेकिंग इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ये कैसे वर्क करता है। एक तो है इंडिया की लैंड कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पे 85% एवरेज लैंड कॉस्ट है कंपेयर टू द मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़। और यहीं पे अगर लेबर कंसेशंस रेट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 17% हमारा लेबर और टैक्स नॉर्म्स ऐसे कि चीपर है कंपेयर टू ग्लोबल कंट्रीज़ के बात किया जाए तो इसके वजह से हमको कॉस्टिंग में भी बेनिफिट मिलता है जब ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है फिनिश गुड के फाइनल रिटेल प्राइस बनाने पर। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड।
जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली ग्राफ है आपका इंडियन एक्सपोर्ट का, जो कोविड के पहले 330 बिलियन डॉलर्स का था, आज के टाइम पे ये 450 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है पोस्ट कोविड। जो नीचे आ गया था हमारा एक्सपोर्ट, करीबन 300 बिलियन डॉलर के करीब बोल सकते हो एक्सपोर्ट आ गया था, आज वो 450 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। अब बात करते हैं इंडिया के डोमेस्टिक डिमांड की। इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया का पॉपुलेशन, जो काफ़ी कंजम्पशन ड्रिवन है, और इसी वजह से हमको ग्रोथ देखने को मिलता है डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर। अगर हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर पाते कॉस्ट एफिशिएंटली, तब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ रही है। आज घर में एक बंदा नहीं कमा रहा है, एक से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, और जिसके वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो बढ़ रहा है। अब डिस्क्रिशनरी स्पेंड क्या है उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे कुछ फिगर्स है बिलियन डॉलर्स में, जैसे नॉर्मल जीडीपी की ग्रोथ 2012, फिर 2022 और 2032 में क्या होने वाली है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल होते जा रही है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी की शेयर 310 बिलियन डॉलर्स थे, फिर 500 बिलियन डॉलर 2022 में, और फिर 2032 में 1700 बिलियन डॉलर की होने वाली है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना शेयर बढ़ाते जा रहा है, तो कंजम्पशन का शेयर भी उसी तरह से बढ़ रहा है। तो कंसिस्टेंटली रिटेल के अंदर 40% टू 45% का कंजम्पशन रहा है। वही नॉन रिटेल सेगमेंट मतलब होटल, एजुकेशन, हेल्थ, ऑटोमोटिव के अंदर करीबन 60% का कंजम्पशन शेयर रहा है। तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ बढ़ने वाला है विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम। अब मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में एफडीआई ने अपना पैसा कहाँ पे लगाया है, तो कुछ कंपनीज के नाम है यहाँ पे एबीबी, पीएनजी इंडिया, वीवो, हुंडई मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक। इस सेक्टर्स के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो बिलियन डॉलर्स में किया गया है। उसी तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस फंड के द्वारा हम निफ्टी के जो कंपनीज हैं उसमें पैसा लगाने वाले हैं, निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर। अब अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कैसे लाया करती है, पहले तो डिमांड और सप्लाई सबसे मेन चीज़ है। अगर डिमांड होगी तभी हम सप्लाई बना पाएंगे। और जियोपॉलिटिक्स आज के तारीख में इंडिया, एवरीबडी नोज कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और सारे विंड्स इंडिया के फेवर में चल रहे हैं आज के तारीख में। तो क्यों ना इस सेक्टर से हम अपने अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करें। इसी के चलते एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड का यहाँ पे एनएफओ लॉन्च हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो अगर निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स में अगर आपको ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको काफ़ी कम परसेंटेज देखने को मिलेगा निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। बट वही अगर हम फोकस्ड तरीके से अगर इस पैसा लगाना चाहे, जिसमें शेयर ऑफ वॉलेट जो है 27% ऑटोमोबाइल, फिर कैपिटल गुड्स, फिर हेल्थ केयर, उस तरह से डिक्लाइनिंग रेंज में यहाँ पे शेयर ऑफ योर पोर्टफोलियो देख सकते हो कैसे आपका पैसा कौन से सेक्टर में ज़्यादा लगने वाला है। तो ये थीम ज़्यादा करके आप देख रहे हो पहले 3 या 4 सेक्टर पे प्ले करने वाला है, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल एंड केमिकल आप बोल सकते हो। तो इनके वजह से मेजरली ये पूरा सेक्टर ड्राइव होने वाला है। वही सेक्टर का अगर निफ्टी 500, निफ्टी 50 का वेटेज देखें तो 5-6% से ऊपर नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक काफ़ी फोकस्ड अप्रोच से थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड बनने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, बॉटम अप अप्रोच होने वाला है, एक्टिव सेक्टोरियल एलोकेशन होने वाला है, सेक्टर रोटेशंस होंगे, मल्टी कैप स्टॉक एलोकेशन होने वाला है। मतलब आपका इक्वली मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगेगा। और इसके अलावा फोकस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल विनर इन मैन्युफैक्चरिंग थीम, ये मेजर इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच इक्वली मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D के ऊपर पैसा लगेगा, कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है उसी के ऊपर पैसा लगेगा, और नेट एक्सपोर्ट जो ज़्यादा करने वाला है उस विनर्स को ढूंढने में पैसा लगने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट, ये 3 मेजर थीम होने वाले हैं इस फंड के अंदर। अब बात करते हैं कि सब थीम्स क्या रहने वाले। जैसे यहाँ पे 2 सब थीम्स है, पहले तो एक कैपेक्स साइकिल मेन थीम है, फिर पब्लिक कैपेक्स एंड प्राइवेट कैपेक्स। पब्लिक कैपेक्स में हो गया आपका ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड यूटिलिटीज़, इन कंपनीज को जो बढ़ावा मिल रहा है वहाँ पे पैसा लगने वाला है आपका। कॉर्पोरेट कैपेक्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स एंड रियल एस्टेट, इन कंपनीज में भी पैसा लगेगा। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट कैपेक्स स्पेंडिंग किस तरह से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इतने सालों में ये अच्छा खासा यहाँ पे आज के तारीख में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइज ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है।
डिफेंस इंडस्ट्री 24% से ग्रो होते हुए दिखी है FY23 में, और उसका सिंपल कारण है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 6 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जो 13% ऑफ द टोटल ओवरऑल बजट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट का हर साल सालाना ग्रो करते हुए दिखा है। तो उसी तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जो इन्हें अपना माल सप्लाई कर रहे हो, जो इन्हें अपने गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनीज में पैसा लगाओगे तब यहाँ से जो ग्रोथ दिख रही है तो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसी तरह से सेकंड जो सब थीम है वो है कंजम्पशन की स्टोरी। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात होगी ज़्यादातर। यहाँ पे आप देख सकते हो आज 0 to 5,000 $US पर कैपिटा इनकम 38% लोगों की है। वही आने वाले समय में 2030-2032 तक 10,000 से 35,000 की इनकम 46% लोगों की होने वाली है। तो इसके वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा, और जिससे यहाँ पे जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, जो AC, TV, फ्रिज, ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो हाउस होल्ड गुड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन स्टॉक्स के अंदर हमको बूम देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है। उसी तरह से कुछ ऑटोमोटिव सेक्टर में भी पैसा लगेगा। जैसे आप आज की तरफ देख सकते हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे करंट मार्केट शेयर ऑफ व्हीकल्स जो सबसे ज़्यादा बिक रही है वो आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिकल व्हीकल हैचबैक बिक रही होगी, बट उसका अगर आप मार्केट शेयर देखें तो करंटली 28% है ऑन द डेट ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। बट वही अगर SUVs का डेटा देखें तो 50% to 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से भी आ रहा है। तो हमको जो लगता है कि शायद SUV महंगी है इसलिए नहीं बिकती होगी, बट ये केस नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया में अभी लोग मतलब लग्जरी और हायर मिडिल क्लास लोग अच्छा खासा बाइंग देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ खरीदने में, रैदर देन के जो इकोनॉमिकल रेंज है जहाँ से शुरू होता है उसमें हमको कम बाइंग देखने को मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन SUV ज़्यादा कर रहा है कंपेयर्ड टू योर हैचबैक व्हीकल्स। तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर पैसा लगने वाला है। इसका सिंपल रीज़न है कुछ सेक्टर्स है जैसे केबल्स एंड वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल एंड फार्मा, जिसमें आपका इंपोर्ट आज के तारीख में जो है डिक्लाइनिंग दिख रहा है। पोस्ट ट्रेड वॉर्स चाइना के तरफ से हमने इंपोर्ट कम कर दिया है, तो हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है ग्लोबली। हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पूरे देश भर में सप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जो China+1 वाला स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे थीम प्ले करने वाला है, जिससे आपके स्टॉक्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है China+1 नैरेटिव का, जिसमें हम सेमीकंडक्टर ज़्यादातर जो है इंपोर्ट करते थे। आज हम बनाने की बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डाल रहे हैं, जिससे हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में, और ये एक अच्छा खासा थीम है। उसी तरह से बाकी सेगमेंट्स जो है जैसे रेलवे, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, मेडिकल, इसमें भी इसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक थीम भी इंपॉर्टेंट प्ले करेगा नेट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जहाँ पे आपके स्टॉक्स को ग्रोथ मिलेगी। ये कुछ फंड फैक्ट्स है। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल के ऊपर का होराइजन के साथ करिए, क्योंकि थीमेटिक फंड है। 10% से ज़्यादा का आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियोज होते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 500 रुपीज़ की SIP से शुरू कर सकते हो। श्रेयस देवलकर और नितिन अरोरा इनके फंड मैनेजर होने वाले। 1 से 15 तारीख तक ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, और ये फंड जो है एक हाई रिस्क कैटेगरी है क्योंकि थीमेटिक है और इक्विटी बेस्ड है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है। तो अगर आप बुलिश है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ऐसे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।